उसके पार जाकर हमारा, इसके पार जाकर हमारा आई वो रिकॉर्ड नहीं कर पाता. सो व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू इंक्रीज द डायमेंशंस ऑफ द मैग्निफिकेशन. और ये मैग्निफिकेशन को हम इंक्रीज कैसे करेंगे? रिजॉल्विंग पावर के थ्रू. एंड दिस इज डन इन मोस्ट ऑफ द मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट्स. इंस्ट्रूमेंट्स का काम क्या होता है? मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट्स का काम होता है कि इनके बीच के एंगुलर मैग्निफिकेशन को ज्यादा कर दे. और जब हम दो बिल्कुल पास पास ऑब्जेक्ट्स को इजीली अलग अलग देख पाए, उसे हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर. You are doing the angular magnification, right? We are doing the angular magnification. तो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होंगे तो क्या होगा? उनके ऑब्जेक्ट्स के एटम्स बहुत क्लोजली प्लेस्ड होंगे. और जब इनके एटम्स बहुत क्लोजली प्लेस्ड होंगे, उनको अलग करना हमारे आंखों के लिए मुश्किल होगा. तो ये काम हमारे आंखों को हेल्प करने के लिए कौन करता है? दिस इज व्हाट इज डन बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सो all the microscopes generally do these things only, but electron microscopes has a magnification of 10 to the power 7 times, which is much larger than the normal light microscopes, that is the simple and the compound microscopes. तो अब क्या कर रहे हैं? यही चीज हमने देखा एंगुलर मैग्निफिकेशन में कि हम रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं. और ये रेजोल्यूशन का इंक्रीज एंगुलर रेजोल्यूशन कहलाता है, और जिसे हम रेले के फॉर्मूला से जानते हैं, दैट इज 1.22 लैम्डा अपॉन डी. जितना स्मॉलर वेवलेंथ की वैल्यू होगी, उतना ही एंगुलर रेजोल्यूशन अच्छा होगा. इन दिस केस वी टेक द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स हैव वेरी लो वेवलेंथ. तो अगर वेवलेंथ लो हुआ, एंगुलर रेजोल्यूशन विल नेचुरली बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग. तो इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं. इन द नेक्स्ट केस वी हैव सीन हाउ टू डू. अब हम सेम और टेम दोनों को पढ़ेंगे. तो सेम से पहले हम टेम पढ़ रहे हैं, बिकॉज यू कैन सी द डिफरेंस, सेम एंड टेम के बीच में डिफरेंस. इससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. टेम, व्हाट वी डू, we prepare a thin slice, or you can say a thin film for the study of TEM picture. Now, how do we do this? We fix the given substance with the help of glutaraldehyde. वी रिंस एंड स्टेन. रिंस करना एंड स्टेन करना मतलब उसे धो के हम फिक्स करते हैं पहले, फिर उसे धोते हैं, स्टेनिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ हेवी मेटल कंपाउंड्स. देन व्हाट वी डू, वी डिहाइड्रेट विद द हेल्प ऑफ एथेनॉल कंसंट्रेशन. एथेनॉल से हम इसे डिहाइड्रेट करते हैं ताकि ये फिक्स हो जाए, अच्छे से सॉलिड ड्राई हो जाए और अच्छे से प्लेट्स में फिक्स हो जाए. उसके बाद हम इसे एम्बेड करते हैं रेजिन में, ताकि ये मूवेबल ना हो. इसे हम रेजिन में एम्बेड करते हैं और ऐसा रेजिन लेते हैं जहां पर हमारे फंक्शनल ग्रुप्स अफेक्टेड ना हो. इसके बाद हम ट्रिमिंग ऑफ रेजिन ब्लॉक एंड अल्ट्रा थिन सेक्शनिंग करते हैं. एक बार हमने जब इसको रेजिन में अप्लाई कर दिया तो हम देखेंगे ये थोड़ा सा थिक हो जाता है, क्योंकि हमने उसे ओवरऑल उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसे
रेजिन में हमने डुबो दिया। तो अब हम क्या करेंगे, उसकी थिन स्लाइसेस निकालेंगे, और थिन थिन स्लाइसेस वी डू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोटोम, दैट इज अ डिवाइस कॉल्ड माइक्रोटोम, which you already have studied by another madam has given you the lecture on microtome. So वो माइक्रोटोमिंग टेक्निक से हम इसके अल्ट्रा थिन सेक्शंस निकालते हैं। रिमेंबर, जितना थिन सेक्शन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन्स उसके आर पार घुस पाएंगी, उतना ही पिक्चर्स अच्छे आएंगे। तो हमारा उद्देश्य है जितना थिन फिल्म उतना अच्छा हमारा टेम इमेज। और इसका भी प्रोसेस होता है कि अगर आप प्रोसेस सही से नहीं करेंगे तो आपका वो इमेज भी सही नहीं बनेगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस केस। अब इसके बाद हमने क्या किया, इसको ग्रिड में ले लिया। व्हाट इज मेंट बाय ग्रिड? ग्रिड देखो, ये छोटे छोटे जो लाइंस बने हुए हैं, छोटे छोटे रेजोल्यूशन बने हुए हैं, उससे हमको डिफरेंशिएट करना आसान हो जाता है। वी पुट इट ऑन अ ग्रिड। सो दिस इज द मेथड ऑफ सैंपल प्रिपरेशन। याद रखिए, ये सैंपल्स और ये जो अल्ट्रा थिन सेक्शंस है वो यूनिफॉर्म होने चाहिए। अगर यूनिफॉर्म नहीं हुआ, अगेन द सैम्पलिंग विल टेम इमेज विल नॉट बी द राइट वन। तो तुम्हारा जो तुमने रिसर्च के लिए जो भी सैंपल बनाया होगा, दैट विल नॉट गिव द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। कभी कभी कहते हैं कि किसी किसी के पेपर्स में आता है कि द टेम इमेज बहुत सही नहीं होता है। तो टेम इमेज को लेने के लिए भी हमारा सैम्पलिंग सही होना चाहिए, सैंपल प्रिपरेशन सही होना चाहिए, नहीं तो टेम इमेजिंग भी अच्छी नहीं आती। नाउ लेट्स सी व्हाट इज ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही पता चल गया कि वी आर इम्पिंजिंग इलेक्ट्रॉन बीम्स, हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन बीम्स ऑन द एनोड, right? So it is a technique in which a beam of electrons is transmitted through an ultra thin specimen. अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर और सेम में एक डिफरेंस होगा। यहाँ पर ये अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन बॉटम पे होगा, जबकि सेम में ये बीच में कहीं पर प्रेजेंट होगा। यू विल सी द डिफरेंस। अब देखो क्या होता है, इसके जब हम ब्लॉक डायग्राम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। A transmission electron microscope can achieve better than 50 picometer resolution. Picometer is of the order 10 to the power minus 12. Okay, femto is 10 to the power minus 15. So 50 into 10 to the power and magnifications of up to about 10 to the power 7 times. Just imagine 10 to the power 7 times का मैग्निफिकेशन हो सकता है। आप सोच लीजिए, जो आप देख रहे हैं 1 मीटर का, वो 10 to the power 7 टाइम्स होगा, तो कितना अच्छा रेजोल्यूशन हो जाएगा। सो लाइकवाइज फॉर द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स वी गेट द रेजोल्यूशन वेरी नाइसली, और until and unless we get the resolution nicely, हम उसके बारे में स्टडी नहीं कर सकते। क्यों हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी? क्योंकि एटम्स आर इन द सब मॉलिक्यूलर लेवल, और यू कैन से इन द सब मिलीमीटर लेवल, एंड सब माइक्रो एंड सब फेम्टो लेवल। और उस लेवल तक जाकर हमें किसी ऑब्जेक्ट को स्टडी करना जरूरी है, उसके बिना हम उसके प्रॉपर्टीज को नहीं जान पाएंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट आर द टाइप्स? इट कैन बी ब्राइट फील्ड, इट कैन बी डार्क फील्ड, इट कैन बी different types of the TEM which is possible. Now, what are the techniques of TEM? This can be the negative staining, shadow casting, freeze fracture replication, freeze etching. नाम से थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, बट वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस। नोबडी आस्क्स यू, इस क्लास में आपको ये कोई पूछेगा नहीं कि टेम के टेक्निक्स क्या होते हैं, बट यू शुड नो व्हाट आर द टेक्निक्स व्हिच आर प्रेजेंट। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द वर्किंग ऑफ टेम। Now, what does it do? मैं इसको ब्रीफ में बता रही हूँ, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, हम इसको ब्रीफ में बताते हैं क्या होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करते हैं एनोड प्लेट में, रिमेंबर वहां पे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स दोनों इजेक्ट आउट होते हैं। इतना ही नहीं, कभी बैक स्कैटर्ड हमें इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं, कभी रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं, हमें एक्सरेज भी मिलते हैं। तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन द इंस्ट्रूमेंट व्हाट इट कैचेस। ठीक है, अगर ये एक्सआरडी होता तो हम एक्सरेज को कैच करते, और अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो वी आर कैचिंग द सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स।
तो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ही हम हाई स्पीड में फ्लो करा रहे हैं. व्हाट वी आर डूइंग इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वी आर प्रोड्यूसिंग अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम हाई स्पीड से फ्लो करवा रहे हैं. और जब हम इसे हाई स्पीड से फ्लो कराते हैं, वी आर हैविंग मैग्नेटिक फील्ड आल्सो. मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या होता है? रिमेंबर, मैग्नेटिक फील्ड इज गवर्न्ड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स बोथ. अगर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स होगा तभी मैग्नेटिक बीम आल्सो विल एक्ट. तो ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बीम, उसको मैग्नेटिक फील्ड हेल्प आउट करता है टू गिव एन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज. और इतने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज से वो सैंपल पर फॉल होता है. तो जैसे ही ये सैंपल पर फॉल होता है, जो भी सैंपल की हमें एनालिसिस करनी होगी, उस सैंपल का इमेज हमें मिल जाएगा. रिमेंबर, अगेन हमें इम्पिंज करना है उस पर. ये अल्ट्रा थिन सेक्शन होना चाहिए. अब इस कंडीशन में दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. अगर इलेक्ट्रॉन की बीम के सामने कोई हेवियर एटम आ जाता है, तो वो हेवियर एटम्स को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता. बट इजी, अगर वो लाइटर एटम्स हैं, तो वो उसके अंदर से पास थ्रू हो जाता है और हमें लाइट इमेजेस मिल जाती हैं. जिस तरह से हमने एक्सरे की फोटोग्राफिक फिल्म सबने देखी होगी, कहीं ना कहीं किसी टाइम पे एक्सरे की फोटोग्राफिक फिल्म जरूर देखी होगी. और इसी तरह से एक्सरे की फोटोग्राफिक फिल्म की तरह ही हमारा ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के इमेजेस भी आते हैं. तो you can see the dark and light spots in the TEM images. तो जैसे TEM images फॉर्म हो गए, अब इस इमेज को कन्वे करके कौन ले जाएगा? इस इमेज को कन्वे करने के लिए फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब्स हैं, और ये एक्सपैंड करते हैं, और इसको डिटेक्ट करने के लिए देन वी हैव द डिटेक्टर्स which will detect the given sample, which will detect the given photograph. तो ये एक सिंपल सा टेम इमेज है बडिंग yeast सेल का. yeast cell is very small, you see 200 नैनोमीटर का साइज है, और उसमें बडिंग हो रही है. बडिंग का प्रोसेस कैसे हो रहा है, उसके अंदर की चीजें जानने के लिए जरूरी है कि टेम माइक्रोस्कोपी होनी चाहिए, या हमें समझ में आनी चाहिए. तब हम उसके अंदर क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं बडिंग में, तो हम इसे जान सकते हैं. दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस. लेकिन इसके अलावा जब हम कैंसर रिसर्च में जाते हैं, जब हम किसी का डायग्नोसिस करते हैं, तब उसके अंदर किसी मेडिसिन का किसी सेल के साथ क्या रिएक्शन हो रहा होगा, वो स्टडी करने के लिए दिस विल गिव अ वेरी नाइस सपोर्ट. द टेम इमेजेस विल गिव अ वेरी नाइस सपोर्ट. नाउ लेट्स सी एप्लीकेशंस ऑफ टेम. जैसे मैंने कहा, कैंसर रिसर्च, इट कैन गो इन वायरोलॉजी. Virology means the disease is produced by viruses, and the and its cure. Pollution, nanotechnology, semiconductor research, chemical identity, crystal orientation, these all are the applications of TEM. होता क्या है TEM में? अब ध्यान से देखते हैं होता क्या TEM में. We have seen the electron gun. अब ये इलेक्ट्रॉन गन नाम से ऐसा लगता है कि कुछ there is a ray of electrons which is coming out. Yes, you are correct. What happens, होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन गन एक कॉम्बिनेशन होता है कैथोड एंड एनोड का. कैथोड में से इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होते हैं और वो एनोड पे जाकर फॉल होते हैं. और इसे, जैसे मैंने कहा, जैसे जो पिंक कलर एंड ब्लू कलर के तुम्हें दिख रहे हैं, दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स व्हिच आर प्रेजेंट. ये मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं. ये कट होकर दिखाया गया, अदरवाइज ये पूरा स्फेरिकल पार्ट है. ठीक है, ये पूरा स्फीयर है, पूरा सर्कुलर पार्ट में प्रेजेंट है, और बीच में से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं. और इस इलेक्ट्रॉन को स्पीड कौन दे रहा है? इस इलेक्ट्रॉन को ये मैग्नेटिक फील्ड ही स्पीड दे रहा है. अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो हो सकता है इसका स्पीड धीरे से बाय द नेचर, बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, इट वुड हैव गॉट रिड्यूस्ड. बट द मैग्नेटिक फील्ड helps to sustain the speed of the moving electrons. So इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम condenser lenses लेंगे. What is meant by condenser lenses? This will you can say it will focus the beam of electrons to a particular point. So that is what is the condenser lenses. काम क्या है लेंस का? इसे कंडेंस करना और इसे फोकस करना किसी गिवन ऑब्जेक्ट पर. तो ये हमने क्या किया? हमने बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लिया. बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्टेड थे, उन डिफ्लेक्टेड बीम्स को एक साथ किया हमने कंडेंस.
पहले कंडेंसर लेंस से फॉलो अप करवाए, उसके बाद हमने फिर उसे सेकंड कंडेंसर लेंस से फॉलो अप करवाया. नाउ वी गेट अ फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच इज impinging on the sample. इसके बाद हम इसे सैंपल में फॉलो फ्लो करवा रहे हैं. यू सी द सैंपल इज केप्ट एट द एंड. ये सेम में ऐसा नहीं होगा. टेम में ये देखो ये एंड पे रखा हुआ है. अब इसके बाद देखो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कुछ सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और इसके चारों तरफ द डिटेक्टर्स विल बी प्रेजेंट, और ये और यू कैन से द एब्जॉर्बर्स विल बी प्रेजेंट. ये एब्जॉर्ब करेंगे सैंपल को, उसके बाद ये फोटो मल्टीप्लाई होगा. फोटो मल्टीप्लाई मीन्स द थिंग्स विल गेट मल्टीप्लाइड. सपोज 1 जूल्स पर सेकेंड की एनर्जी आ रही है, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 10 टाइम्स, तो 10 जूल्स पर सेकेंड की एनर्जी मिलेगी. इस तरह से हम इसे फोटो मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसे डिटेक्ट करेंगे इन द given photographic plate, and then it will be projected in the through software. It will be given in the camera of the screen. तो जिस तरह से अब लिमिटेशंस क्या होंगे, ये हमने सारे प्रोसेसेस देख लिए. लिमिटेशंस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस द थिन सैंपल. ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बिकॉज यू सी पहले तो थिन सैंपल प्रिपरेशन करना बहुत मुश्किल है. उसके बाद इसका इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन के स्टडी से पॉसिबल नहीं है. यू हैव टू गो फॉर अ लॉन्ग टाइम स्कैनिंग. बहुत लॉन्ग टाइम स्कैनिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर तुम्हें कहीं अच्छे पिक्चर्स मिलेंगे. और हो सकता है 10 पिक्चर्स मिले, 10 में से कोई एक पिक्चर जो तुम्हें बहुत सूटेबल लगे, यू कैन टेक अप दैट पिक्चर. The structure of the sample may be changed during the preparation process. कभी कभी तो क्योंकि हम इसका अल्ट्रा थिन स्लाइस बनाते हैं, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि अल्ट्रा थिन स्लाइसिस में जब इसे हम फ्रैगमेंट करते हैं, जब इसकी प्रोसेसिंग करते हैं, तो हो सकता है एटम्स कहीं ना कहीं थोड़ी सी हार्म पहुंच गई होगी एटम्स में. तो पॉसिबल है कि स्ट्रक्चर ऑफ द सैंपल चेंज हो जाए. स्मॉल फील्ड ऑफ व्यू मे नॉट गिव कंक्लूजन रिजल्ट ऑफ द होल सैंपल. अब हमने क्या किया, टेम सैंपल को एक छोटा सा सेक्शन लिया था हमने. तो जरूरी नहीं है कि वो जो छोटा सेक्शन है वो पूरे सेक्शन का होल पार्ट हो. ये तुम्हें ध्यान देना है कि जो तुम सैंपल बनाते हो वो सैंपल पूरे पार्ट को रिप्रेजेंट करता होगा. तो देयर शुड बी अ यूनिफॉर्म प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल, और उस यूनिफॉर्म प्रिपरेशन का ही थिन स्लाइस बनाना है तुम्हें. So you have to be very careful while doing your sample preparation कि आपको यूनिफॉर्म सैंपल का पोर्शन लेना है, और उस यूनिफॉर्म सैंपल से तुम्हें टोटल प्रोसेसेस उसके बाद तुम्हें उसकी प्रोसेस समझ में आएगी. नाउ यू सी what are the advantages and disadvantages of TEM. So this offers very powerful magnification and resolution. It has a wide range of application and can be utilized in a variety of different scientific, educational, and industrial fields. It provides information on element and compound structure. Images are high quality and detailed. इसके अलावा disadvantages क्या हैं? Disadvantages are TEM are large and very expensive. When we have, I'll give you an example. When I have done my TEM imaging, और ये मैंने 2013 में करवाया था, उसी समय पर सैंपल का कॉस्ट मैंने 600 रुपीज दिया था. ओके हमने 2 सैंपल ही करवाया था, और 2 सैंपल का कॉस्ट हमने 600 रुपीज ईच दिया था. सो द प्रोसेस इज वेरी कॉस्टली इन फैक्ट. So there is a laborious sample preparation. Operation and analysis requires special training. Samples are limited to those that are electron transparent. TEMs require special housing and maintenance. Images are black and white. So these are the disadvantages. Let's come to the colorimetry. Now what I mean to say is, आज हमें SEM-TEM, और SEM-TEM किसका पार्ट है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का पार्ट है. और other than that हम स्पेक्ट्रोस्कोपी ले रहे हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड कलरीमेट्री पार्ट ले रहे हैं. सिंस बोथ ऑफ देम हैज द, चूंकि ये इजीली अवेलेबल है हमारे लैब में, सो आई फेल्ट लाइक कि आपको इसका प्रोजेक्शन भी मिल जाए तो आपको एक मजा आए, क्योंकि आप घर पे बैठ के कर रहे हैं.
वो एनर्जी रहनी चाहिए आपको कि कैसे किया जाता है। आपके आंखों के सामने अगर ये बच्चे करेंगे, यू विल बी फीलिंग वेरी हैप्पी कि आप भी कर सकते हैं। So that's why I took up the colorimetry in the first part. और colorimetry का अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे in the next session में हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर करेंगे और सेम पढ़ेंगे। एट दैट टाइम आई विल आस्क यू कि हमने टेम में क्या पढ़ा था, और हम आप ही से डिफरेंस निकालेंगे। हम सेम पढ़ा देंगे और उसके बाद आप ही से हम डिफरेंस निकालेंगे कि सेम और टेम में क्या डिफरेंस था। ट्राई टू स्पॉट इट आउट। Let's see what is the difference between the spectrophotometer and colorimeter. This remains your question. ये हम आपको जब हम spectrophotometer complete कर लेंगे आपको पढ़ाकर, तब हम आपसे difference पूछेंगे what is the difference between the spectrophotometer and the colorimeter. Now let's study about the colorimetry. Now this ये आपके this is very important because this is very basic tool which any scientist must have. एक ये बेसिक टूल है जो हर साइंटिस्ट के पास होना चाहिए, या इनफैक्ट कहे तो हर स्टूडेंट जो साइंस स्टूडेंट है उसको इसका बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए। The name suggests colorimetry means any colored solution and you can find out the wavelength of the given solution. तो जैसे जैसे कलर इंटेंस होते जाते हैं that means the maximum wavelength will remain the same but the absorption will go on increasing. ठीक है, so the difference in color intensity is due to the difference in the absorption of the light which is taking place. So हर कलर के लिए अलग वेवलेंथ होता है, वो तुम्हें याद रखना ही है। And that is very easy. When you see the table, I will give you the table. वो बहुत easy है, वो आपको मुंह ज़बानी याद होनी चाहिए। For this color we have to follow up, we have to set up this wavelength likewise. Now see what happens now. This is the first colorimeter which was devised by Louis Jules Dubois, और इसका नाम था Dubois colorimeter because it was the name of that scientist who has discovered. So it is in the year 1870. That means 150 years पीछे हम उनको पढ़ रहे हैं। सोचो means कितना important discovery किया था Dubois ने। आ जाते हैं principle पर। What is the principle behind which this colorimetry works? It works on the principle of absorption. Okay, and it works on the principle of transmission also. Absorption is nothing but the opposite of transmission. तो आपके इंस्ट्रूमेंट में absorbance भी होता है, transmittance भी होता है। अगर आपको absorbance लेना है तो आप absorbance लीजिए, अगर transmittance लेना है तो transmittance लीजिए। और अगर मान लीजिए आपका एक नॉब वर्कआउट नहीं हो रहा है, in that case you will see that the part, or you can say उस ट्रांसमिटेंस मान लो ऑब्जर्व नहीं हो रहा है या उसका नॉब वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो टेक द रीडिंग्स ऑफ एब्जॉर्बेंस और उसके बाद ट्रांसमिशन पर उस फॉर्मूला पर सब्स्टिट्यूट कर दो और तुम्हें वो फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग तुम्हें एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस दोनों मिल सकता है। So mostly for biological point of view, we use the transmittance, and for chemical point or chemistry point of view, we use the absorbance. Now what happens? जब कोई intensity of light fall होती है, that is I naught. हमने I naught को दिखाया intensity of light falling on a given sample. Some of the intensities may get absorbed, that is IA, through the solution, but IT is getting transmitted. That means not all the solution, not all the intensity is being absorbed by the solution. Some are getting transmitted. And both can be studied through a colorimeter properly. So what is the relation? It's very easily understood. Total light कितना था? IO, that is intensity of the incident light. और ये कितने parts में divide हो गया? IA plus IT. इसमें IR भी हो सकता है। Since we are not particularly showing up the reflection part, hence we are not showing here the reflection. But in colorimetry and spectrophotometry, we are basically interested on the absorption and the transmission part. इसलिए हमारे formula में सिर्फ IT and IA है. Otherwise इसमें IR भी हो सकता था. ISC भी I scattered भी हो सकता था, but we have not taken because our instrument which we are taking is not relating with those two. Now, this is what I was saying about
अगर हमें कलर ऑफ द सॉल्यूशन येलो और ग्रीन दिख रहा है, दैट मीन्स जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रहा होगा वो 400 से 435 नैनोमीटर हो रहा होगा। देख हमें येलो एंड ग्रीन रहा है, लेकिन एब्जॉर्ब जो कलर हो रहा है वो वायलेट हो रहा है। Now this goes in our retina. Remember, जो भी कलर दिखता है वो हमारे रेटिना के थ्रू प्रोसेस होकर आता है। हमारे आई के पीछे रेटिना है, और वो रेटिना प्रोसेस कब करेगा, जब उसके पास कोई लाइट वेवलेंथ कोई वेवलेंथ ऑफ लाइट फॉल होगी। और वो जैसे ही फॉल होती है, रेटिना के पास ऑपोजिट इमेजेस जाके फॉर्म होते हैं, जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री कलर एब्जॉर्ब होता है, ऑपोजिट फॉर्म होता है, और वो फिर से ऑपोजिट लेंस के थ्रू फिर वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर को शो करता है। सो इसी तरह से जो भी कलर तुम्हें दिख रहा है सॉल्यूशन का, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर उस सॉल्यूशन ने एब्जॉर्ब किया होगा। द सेम थिंग विद आवर आईज, और हमें तो पर्टिकुलर वेवलेंथ उससे रिलेटेड मिल जाएंगे, और इसे हम कलर रिंग के थ्रू शो करते हैं। एक्चुअली देयर इज अ डिवाइस, अगर अगर आप कलर रिंग की बात करें, हमने बहुत बचपन में एक न्यूटन रिंग की बात की थी। अगर न्यूटन रिंग में हम व्हाइट लाइट को हम पूरे 7 कलर्स को बना दें एक रिंग में और उसे जोर से घुमा दें, तो यू विल सी कि पूरे जोर से घुमाने पर वो व्हाइट कलर प्रोड्यूस होता था। सिमिलर इज द केस ऑफ द विबग्योर region. So what is the relationship? Transmission percentage is equal to IT upon I naught into 100. Transmitted light upon incident light. तो जितना भी इंसिडेंट लाइट फॉल हो रहा है, उसमें से जितना ट्रांसमिट हो जा रहा है, दैट विल बी द परसेंटेज ट्रांसमिशन, एंड द एब्जॉर्बेंस विल बी जस्ट the opposite of this. It is the amount of light that is absorbed by the sample. Now I have said you कि अगर absorbance निकल जाए तो transmittance निकाल सकते हैं, और अगर transmittance निकल जाए तो absorbance निकाल सकते हैं. It is by this formula. A is equal to OD. What is absorbance? Absorbance is optical density. And optical density is equal to log 1 upon T. It is the, or you can say it is the reciprocal of the transmission. जैसे मैंने कहा कि absorbance का opposite या reciprocal होता है, तो हमने इसका log ले लिया. When you change it, so this is percent T. So it is log 100 minus log percent T. Now what is log 100? Log 100 is log 10 to the power 2. Log 10 to the power 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 log 10. Log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1. So it is 2 into 1, that is 2. इसलिए हम ऑप्टिकल डेंसिटी की वैल्यू क्या लेते हैं? 2 minus log percent T. So absorbance of the solution will depend upon the nature of the light absorbing substance, wavelength of the light, the amount of light absorbing substance in the light path, which in turn depends on the concentration of the light and the depth of the solution through which light passes. तो बस इसके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला बन जाता है. So the formula is governed by two important laws, that is Beer's law and the Lambert's law. So when monochromatic light passes through a light absorbing medium, the intensity of the transmitted light decreases exponentially as the concentration of the light absorbing material increases. So directly proportional to concentration. जितना ज्यादा concentrated solution होगा, absorbance उतनी ही ज्यादा होगी. Understood है? क्योंकि ज्यादा concentration है means light को वो absorb कर लेगा अपने आप में, तो ये directly proportional होगा. इसी तरह से Lambert's law says that it depends upon the thickness of the layer of the solution through which the light passes. जितना लंबाई से वो लाइट पास होगा, उतने ही देर तक वो लाइट एब्जॉर्ब होती रहेगी. This is known as the path length. तो एब्जॉर्बेंस किस पर डिपेंड कर जाएगा? एब्जॉर्बेंस कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा और पाथ लेंथ पर भी डिपेंड करेगा. और अगर हमने इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, तो हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया, दैट इज नोन एज द एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट, और दिस इज नोन एज द एक्सटिंक्शन कांस्टेंट आल्सो. Now what is a diagrammatic representation? It's a very easy representation. सबसे easy representation है. You can see the light is a simple light which is falling. Prism is acting as a monochromator, single wavelength of light coming out, falling through the given sample, and the transmitted light is absorbed with the help of photodetector, and the recorder records it. Now, this is, you can say that this is the part which is
The transmission which is getting absorbed, which the transmittance which is getting followed. Now, how does this get recorded? इसे record करने के लिए देखो ध्यान दो, what we are doing, we are taking the visible light. It can be in the form of mirrors, lenses, and slit, a filter or diffraction grating, color solution passing through, and it's getting recorded in a photo cell. And इसका output हम किसी calibration curve के through ले सकते हैं. Why calibration curve? Because जैसे जैसे concentration बढ़ता जाएगा, absorbance भी बढ़ता जाएगा. तो जैसे जैसे देखो तुम्हारी राइट हैंड साइड के एक्सिस में कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, सो एब्जॉर्बेंस इज इंक्रीजिंग. तो कोई भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का सबसे पहले हम कैलिब्रेशन कर्व बना लेते हैं. टेक फॉर एग्जांपल, अगर हमने पोटेशियम परमैंगनेट लिया या पोटेशियम डाइक्रोमेट या कोई भी कलर सॉल्यूशन लिया, उसका हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना लेंगे. टेक फॉर एग्जांपल, हमने 0.001 मोलार सॉल्यूशन बनाया या नॉर्मल सॉल्यूशन बनाया, और उस सॉल्यूशन का डाइल्यूशन करके हमने 5 डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस बना लिए, और उस 5 कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस का हमने कैलिब्रेशन कर्व बना लिया. अगर तुम्हारा सोल्यूशन सही बना होगा तो कैलिब्रेशन कर्व भी सही आएगा, नहीं तो फिर ये कैलिब्रेशन कर्व आपसे गलत हो सकता है. और अगर कैलिब्रेशन कर्व ही सही नहीं बना तो तुम्हारे सैंपल का डिटेक्शन भी सही नहीं हो पाएगा. सो यू हैव टू टेक केयर कि कैलिब्रेशन कर्व सही बने. इसके लिए सैंपल सोल्यूशन जो बनाएंगे वो सैंपल सोल्यूशन भी सही होना चाहिए, और स्टैंडर्ड सोल्यूशन वो भी सही होना चाहिए. So this is the calibration curve which we will do when we are doing the exam, when we are doing the process now. इसके बाद आ जाते हैं parts of colorimeter. What are these? अभी हमने already देख लिया था. Light source, then monochromator or wavelength selector, filter. It can the solution sample holder. Sample holder actually is the qubit, जिसे हम cells भी कहते हैं, और photosensitive detector system and measuring device. तो ये जो क्यूबिट होता है, ये एक तरफ तो थोड़ा सा यू कैन से इट इज ओपेक होता है, और दूसरे साइड ट्रांसपेरेंट होता है. तो जो ओपेक साइड होता है उसे हम फ्रस्टेड साइड कहते हैं, और जो क्लियर साइड होता है वो दैट इज द प्लेस फ्रॉम विच द लाइट बीम विल पास. और जो फ्रस्टेड साइड है उस जगह से हम पकड़कर उस क्यूबिट को हैंडल करते हैं. So the light source is generally the tungsten filament lamp or the tungsten halogen lamp, that is quartz iodine lamp. Now पहले तो tungsten filament lamp ही लिया जाता था, but अब हम tungsten halogen lamp लेते हैं because ये जो halogen होते हैं वो coating कर देते हैं tungsten पर, so that the tungsten doesn't get wasted. So this is an added advantage for the light source. इसलिए आजकल tungsten halogen lamp use किया जाता है. They can be quartz, the qubit can be made of silica also, quartz also, and glass also. Depending on the wavelength of light used, we use the qubits. So monochromators and filters are used to split the light from the light source. Some simple filters are either colored glass or suitably dyed gelatin sandwiched in a glass. Filter ranges is 500 to 680 nanometer. Now, what is the solution of sample holder? Qubit or rectangular cell, square cell or circular one. आज हम देखेंगे सर्कुलर भी देखेंगे, हम रेक्टेंगुलर सेल भी देखेंगे. How is it? How does it looks like? It is made up of optical glass for visible wavelength. Visible wavelength के लिए हम optical glass लेते हैं. Generally UV visible के लिए we have got the polypropylene tubes also. Silica के भी मिलते हैं, quartz के भी मिलते हैं. That is also used according to the wavelength. Now photosensitive detector system. तो जैसे मैंने बताया था कि जैसे ही लाइट फॉल्स होता है, लाइट फॉल होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा और उससे गैल्वेनोमीटर नीडल हिलेगा. गैल्वेनोमीटर इज द सेंसिटिव डिवाइस. वही डिवाइस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो देखता है. तो इलेक्ट्रिक करंट मिला उसे तो गैल्वेनोमीटर नीडल मूव होगा, एंड दिस नीडल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट इंटेंसिटी दैट इज एब्सॉर्ब. उसके बाद इसे हम फोटोसेंसिटिव डिटेक्टर्स को सेंड कर देते हैं. और one of the most common used cell is barrier layer cell.
The next is the measuring device. Current from the detector is fed to a sensitive, suitable measuring device, usually galvanometer. Absorbance scale ranges from 0 to 2, while percentage transmission scale ranges from 0 to 100. So generally हम कहते हैं कि absorbance scale 1 के अंदर तक आ जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ये 2 तक भी रहे तो भी absorbance scale is okay, but ट्रांसमिशन 0 to 100% पूरा शो होता है, 0 to 100% तक हो सकता है. Now, what are the advantages? It is inexpensive, quite less expensive because it is having very simple system. इसलिए ये बहुत कम expense का होता है. Very well applicable for quantitative analysis of colored compounds, easily transportable. Disadvantages: cannot be used for colorless compounds. So the disadvantages: it cannot be used for colorless compounds. It does not work in the UV IR region. Of course, UV IR पे जाएंगे तो color तो show ही नहीं होगा. Color तो सिर्फ visible range में ही show कर सकता है. We cannot set specific wavelength as we have to set a range of parameter because जैसे मैंने बताया था कि हर कलर के लिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होता है, कलरीमीटर में वो वेवलेंथ सेट करने के लिए नहीं होता है. वहां पर एक पर्टिकुलर रेंज होती है, उस रेंज के फिल्टर को ही हम सेट कर सकते हैं. उस रेंज में फिल्टर होती है, उस फिल्टर को ही हम सेट कर सकते हैं. Similar errors from interfering substances can produce errors in results. अगर मान लीजिए सैंपल में आपका कोई डिस्टर्बिंग सब्सटेंस रह गया तो एरर्स आ सकती हैं. So we have to be careful in solution preparation. Applications: it's widely used in hospital and laboratory for biochemical analysis, plasma, serum, cerebrospinal fluid, urine, etc. Serum components भी determine कर सकते हैं. Food industry, water quality of course, and plant nutrients and many more things. Hemoglobin को भी determine कर सकते हैं, hemoglobin के composition को. So likewise we can see there are very various advantages of the colorimetry. Now let's come to the part which is the practical part. I shall ask my students to help me out in doing the practical part of this colorimetry. So we have Akriti and Sushma with me. So today we are doing the we are doing the experiment for colorimetry. बच्चे बड़े ध्यान से देखेंगे और मान लीजिए आपको कोई भी डाउट आता है कभी भी तो you can ask me at that time. You can ask me. So this is what we have the colorimeter. I think you can see the colorimeter. This is the colorimeter which is shown. We have the device. So this is the device. We can see this is the sample cell where it is to be inserted. देखिए ये sample cell. This sample cell is circular in nature. और कई सारे हमें अब नेक्स्ट जब हम आएंगे नेक्स्ट सेक्शन में तो हम स्क्वायर सैंपल सेल भी देखेंगे. सो दिस इज द क्यूवेट जो कि सर्कुलर था. नाउ वी विल सी व्हाट वी डू इज देयर आर टू मोड्स. अगर आप देखिए यहाँ परसेंटेज टी है और यहाँ एब्जॉर्बेंस है. सो वी आर कनेक्टिंग द इंस्ट्रूमेंट. हमने इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट किया है. ओके उसके बाद हमने पावर मोड ऑन एंड ऑफ किया है. So here we have got the power mode on and off. उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर. Now what we see is set 0. The set 0 is for absorbance and set 100 is for transmittance.
Okay, so we have put the percent transmittance, so that is we are putting it in 100. Okay, now what we do, this is the distilled water, right? और जैसे ही हम, टेक फॉर एग्जांपल हमने एक कलर सॉल्यूशन लिया है, दिस इज द कलर सॉल्यूशन व्हिच इज पोटेशियम परमैंगनेट। जनरली अगर हम दिस इज द कलरीमीटर, जैसे कि मैंने बताया था कि कलरीमीटर विल नॉट हैव, इसमें हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे फॉर द गिवन वेवलेंथ, बट वी हैव द फिल्टर, ठीक है? तो देखेंगे हम फिल्टर के थ्रू हम इसे एडजस्ट करेंगे, लेकिन हम यही अगर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में करेंगे, सो वी हैव गॉट द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आल्सो। इन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वी कैन, दिस इज द हियर अगेन द वेवलेंथ सिलेक्शन, एंड हियर वी कैन एडजस्ट द, यहाँ पर हम वेवलेंथ को भी एडजस्ट कर सकते हैं, हियर वी कैन एडजस्ट द वेवलेंथ। सो दिस इज visible spectrophotometer, which we are going to see in the next part. So we have got the readings here: percentage transmission, transmission, absorbance, concentration. We have got the sensitivity: low, medium, high, 0, 100% transmittance, and concentration. So this is the power knob. ये हम next time देखेंगे. But this is having the square. If you can open, if you have this part, you can see that this is having the cuvette, which is square in nature. We will see this in the later part. And now let's see what we see in the colorimeter. In the colorimeter, you will see that ये हम परसेंटेज ट्रांसमिटेंस अगर ले रहे हैं, तो पहले हमने क्या कर लिया, हमने डिस्टिल वाटर ले लिया। ओके, नाउ व्हाट वी डू इज वी टेक, सबसे पहले कभी भी सेट करना होता है तो हम जनरली लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, तो वी आर टेकिंग द जस्ट द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन and we are putting it in this. So you can see the transmittance. Okay, transmittance की value 95 आ रही है. Let's record the readings. Okay, we will then plot a graph. We will then plot a graph with the solution. So next we come to the next solution, that is higher. These are the concentration, different concentration of solutions. We can see it is the 5:5, which is being prepared 6:4, 7:3, 8:2, and 9:1. So the solutions are prepared in this way. ये हम dilution कर सकते हैं, 0.001 नॉर्मल का solution बना लिया हमने, standard solution, और इस stock solution को हमने later dilution करके हमने इसके different solutions बना लिए। अब हम क्या करेंगे, हम लोअर कंसंट्रेशन से शुरू करेंगे। व्हाई लोअर कंसंट्रेशन? रिमेंबर, अगर हम हायर से लोअर पे जाते हैं तो क्या होता है, हायर सॉल्यूशन का अगर एक ड्रॉप भी क्यूवेट में रह जाता है, वो नेक्स्ट कंसंट्रेशन को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन लोअर से हायर पे जाएंगे तो लोअर का कंसंट्रेशन हायर को उतना अफेक्ट नहीं कर पाएगा जितना कि हायर लोअर को कर पाएगा। और कभी भी जब हम वेवलेंथ सेट करेंगे, आगे चलकर हम देखेंगे, जब हम वेवलेंथ सेट करेंगे तभी भी हम लोअर कंसंट्रेशन पर आएंगे, से सेट करेंगे। नाउ वी आर टेकिंग द फर्स्ट, टेकन हमने ले लिया रीडिंग फर्स्ट का, और नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द सेकंड रीडिंग। वी आर taking the solution in this cuvette and then putting it in the reading. Now see the readings. Readings is coming out to be 0.89. Can you see that? Okay. Next we have the other one, transmittance. Now we are taking the other solution. I hope the girls you can see this. This is the other solution. ये हमने थर्ड सॉल्यूशन लिया, 0.74 इज द रीडिंग। अब हम फिर से ले रहे हैं, आप उसे वापस कर रहे हैं उस सॉल्यूशन पर जहां से लिया। अब हम नेक्स्ट हायर सॉल्यूशन, जनरली हम हर बार इस सॉल्यूशन को, इस क्यूबिट सेल को हम जनरली रिंस करते हैं और फिर नया सॉल्यूशन लेते हैं। बट सिंस वी हैव लिटिल स्केर्सिटी ऑफ टाइम, आज हमारा टाइम शॉर्टेज हो गया ड्यू टू द डिस्टर्बेंस, so we are doing it from lower to higher like that only. So the solution को हमने next में डाला। Now see the readings is coming out to be 0.6. Again we're transferring it to the same condition. We are taking the next solution. जैसे जैसे हम solution लेते जाएंगे, you will see that
द ट्रांसमिशन, याद रखिए ट्रांसमिशन है, एब्जॉर्बेंस की वैल्यू होती तो हाई होती, ट्रांसमिशन की वैल्यू होगी तो डिक्रीज होगी, याद रखिए। Okay, so it is 0.64. So we are calculating the transmittance. So we are calculating the transmittance. How we did? फिर से ध्यान दो, क्या किया हमने फिर से, हमने सबसे पहले इस मोड को, पावर मोड को ऑन किया, राइट। हम पहले मान लो पावर मोड ऑफ था, हमने पावर मोड को ऑन किया। उसके बाद हमने क्या किया, हमें देखना है मोड हैज टू बी, ट्रांसमिटेंस लेना है या एब्जॉर्बेंस। मान लीजिए हमने ट्रांसमिटेंस लिया, तो हम इसको जैसे दबाएंगे वन विल बी ट्रांसमिटेंस, दूसरी बार करेंगे तो एब्जॉर्बेंस। हमें चाहिए ट्रांसमिटेंस, हमने ट्रांसमिटेंस ले लिया। ओके, अब ट्रांसमिटेंस में हमें पता है कि जब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो ट्रांसमिशन कम होगा, और जब डिस्टिल्ड वाटर लेंगे या ब्लैंक सॉल्यूशन लेंगे तो ट्रांसमिशन शुड बी 100%, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए डिस्टिल्ड वाटर में इसकी वैल्यू 100 आनी चाहिए। तो यू विल टेक अ क्यूवेट, उस क्यूवेट में तुम डिस्टिल्ड वाटर रखोगे, और डिस्टिल्ड वाटर लेते हुए यू विल सी, ये तुम डिस्टिल्ड वाटर ले रहे हो और इस डिस्टिल्ड वाटर को फिल कर रहे हो इसमें, इस क्यूवेट के कंटेनर में यहाँ फिल कर। So when you do this, you will see कि absorbance transmittance की वैल्यू 100 आनी चाहिए। अगर 100 नहीं आया तो just adjust, because this is an instrument, इसे adjust करना जरूरी है। तो आपने क्या किया, आपने ट्रांसमिशन 100 कर दिया। दैट मीन्स जब पानी में से या डिस्टिल्ड वाटर में से लाइट 100% फ्लो हो रही है, दैट मीन्स दिस डिस्टिल्ड वाटर इज अ कंप्लीट ब्लैंक सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, इसी सॉल्यूशन में, याद रखिएगा जिस डिस्टिल्ड वाटर को लेकर आपने सॉल्यूशन आपने अभी रीडिंग्स ली है, उसी डिस्टिल्ड वाटर को आपको सॉल्यूशन भी बनाना है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन दिस पार्ट कि जिस डिस्टिल्ड वाटर को आपने लिया है उसी डिस्टिल्ड वाटर से सॉल्यूशन बनने चाहिए। तो आपने शुरू किससे किया, आपने सबसे मैक्सिमम पार्ट जो मींस जो डाइल्यूशन किया, आपने सबसे पहले आपने शॉक सॉल्यूशन बनाया था, हमने पहले इसे रिंस कर लिया। ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय सुषमा, एंड इसका डाइल्यूशन हमने कर लिया, ये स्टॉक सॉल्यूशन है, इसका डाइल्यूशन हमने किया। डाइल्यूशन करने के बाद हमने दिखा दिया था आपको डाइल्यूशन कैसे किया गया है, 5:5, देन 6:4, 7:3, 8:2 एंड 9:1, ये हमारे पास लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, हमने डाइल्यूट फिर से हम फिर से बता रहे हैं सो दैट यू कैन रिकैपिचुलेट, एक बार आपको रिकैपिचुलेशन हो जाए, इसीलिए सबसे पहले हमने डिस्टिल्ड वाटर डाल दिया था। अब डिस्टिल्ड वाटर के बाद हम सबसे लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन डाल रहे हैं। तो व्हेन यू पुट द लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, इट इज टू बी डन विद ग्लोव्स एक्चुअली, बिकॉज कभी भी हम सॉल्यूशन जब हम प्रिपेयर करते हैं, इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट इट कैन बी द टॉक्सिक सॉल्यूशन। जब हम बायोलॉजिकल सैंपल्स करते हैं, इट कैन बी यूरिन सैंपल, इट कैन बी different type of blood sample, so it is better to use a gloves, but still today we are not doing the biological samples, chemical samples कर रहे हैं, and this is not hazardous, इसलिए हम हाथ से हैंडल कर रहे हैं। so you are taking this sample, आपने एकदम डाइल्यूट सैंपल लिया, डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया है, सबसे पहले डाइल्यूट सॉल्यूशन से शुरू करेंगे। सो व्हेन यू पुट दिस सॉल्यूशन, उसके अंदर रिमेंबर इसके अंदर फिल्टर भी है, इसके अंदर लाइट सोर्स भी है, लाइट सोर्स, फिल्टर, सैंपल, और उसके बाद डिटेक्टर, एंड दिस इज द रिकॉर्डर एंड द फोटो एंड यू कैन से दिस इज द स्क्रीन ऑन व्हिच द रिजल्ट इज शोन। तो सबसे पहले रीडिंग क्या आ गया, 0.94। What does this show? This shows that not 0.94, this 94. What does this show? This shows that 6 parts have got absorbed and 94 parts have got transmitted. मतलब इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन है कि इसमें से 6 पार्ट्स क्या हो गए होंगे, एब्सॉर्ब हो गए होंगे, और इसका 94 पार्ट्स ट्रांसमिट हो गया होगा। The next is the solution, next higher solution, और next higher solution को जैसे ही हमने फिर फ्लो करवाया, again we have to do this carefully, क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं जाना चाहिए उसके अंदर, नहीं तो हाँ इंस्ट्रूमेंट, तो वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं जाना चाहिए, बी वेरी केयरफुल। हमने नेक्स्ट हायर कॉन्सेंट्रेशन को डाला,
रिमेंबर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है कि कंसंट्रेशन के साथ ट्रांसमिशन डिक्रीज हो रहा है। तो पहला वाला 94 था, नाउ इट इज, यू सी द रीडिंग इज 88, मींस इसके अंदर जो सॉल्यूशन था, इसके अंदर जो पोटेशियम परमैंगनेट है, इट इज absorbing the solution. Next, we come to the next higher solution, that is the 6 is to 2. I think this is the 7 is to 3. 6 is to 4 था, ये 7 is to 3. Now you see this will be the reading is 0.81. Okay? You have seen first one was 0.94, second was 88, and the third is 81. Okay. Next, again we are dropping this in the same from where we have taken. Better to rinse, और अगर रिंस नहीं कर रहे हो, कंटिन्यूटी में कर रहे हो, अभी हम कंटिन्यूटी में ही कर रहे हैं. We are taking the fourth solution, and fourth solution again rubbed off with the tissue paper. You see the reading is coming out to be 73. देखिए ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स हमारा सोल्यूशन भी सही बना है और हमारा इंस्ट्रूमेंट भी सही है और हमारा लॉ भी वेरीफाई हो रहा है. जो हमने लॉ बियर लैम्बर्ट्स लॉ की बात की थी वो भी वेरीफाई हो रहा है. सो आफ्टर दैट व्हाट वी आर डूइंग द लास्ट फाइनल. ऐसे कितने भी सॉल्यूशंस तुम अपनी मर्जी से बना सकते हो. कैलिब्रेशन कर्व के लिए मिनिमम 5 होने ही चाहिए. जितना अच्छा पॉइंट्स मिलेगा उतनी अच्छी कैलिब्रेशन कर्व मिलेगी. और अगर कैलिब्रेशन कर्व सही होता है सो द रीडिंग्स ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन विल बी वेरी नाइस. इसलिए कैलिब्रेशन कर्व का सही होना जरूरी है. सो वी आर पुटिंग दिस, द लास्ट वन इज 0.4. सो द रीडिंग्स आर नोटेड. अब इसके बाद हम मोड ऑफ कर रहे हैं. यू कैन कम टू द एब्जॉर्बेंस आल्सो. सेम चीज अगर हमने एब्जॉर्बेंस पे देखा, चलो एब्जॉर्बेंस का भी देख लेते हैं. We can do that also. So when you see the absorbance, we will see that the same thing will be following up. अब चूंकि हम हाईएस्ट कंसंट्रेशन से लोएस्ट पे जा रहे हैं, we need to rinse the cuvette. अब हमें cuvette को rinse करना है because the high concentration solution may affect the concentration of the lower solution. इसलिए हमने इसे rinse किया. अब फिर से हमने क्या किया, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को लिया. तो जैसे ही हम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को ले रहे हैं, अब हम एब्सॉर्बेंस स्टडी करेंगे. ध्यान दीजिए, when we study the absorbance, the thing has to be done to 0. इन दिस, इसमें 0 शो नहीं हो रहा है. तो इट्स क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है. एब्जॉर्बेंस मैंने कहा था कि 1 से 2, 0 से 2 के बीच में हो सकता है. बट एब्जॉर्बेंस हैज टू बी 0 जब हम डाइल्यूट या फिर हम कहें जब हम डिस्टिल्ड वाटर लेंगे, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए. लेट्स सी वी आर पुटिंग द डिस्टिल्ड वाटर. and we need to set it to 0. सपोज ऐसा कंडीशन आता है कि आपको कुछ और वैल्यूज दिख रही हैं, 0 नहीं दिख रही है. इसे आप 0 एरर ले लीजिए. 0 एरर का मतलब क्या है कि 0 ना होकर कुछ और वैल्यूज आ जाए. वैसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, 0 से 0.16 ज्यादा है तो जितनी भी रीडिंग्स आएंगी उसमें से 0.16 को माइनस कर दोगे. Okay, so what you are doing? You are doing the zero error correction. Why you are doing the zero error correction? Because the value should have been 0 and the instrument is showing this to be 0.17. That is not 0, this is 0.17. So 0.17 का increase है और इस इंक्रीज को तुम्हें डिक्रीज में शो करना है. जब भी दूसरी रीडिंग्स आएगी उसमें हम 0.17 को माइनस कर देंगे. तो दिस इंस्ट्रूमेंट इज हैविंग अ जीरो एरर ऑफ 0.17. सो हमने डिस्टिल्ड वाटर ले लिया. अब हम डिस्टिल्ड वाटर को वापस कर रहे हैं
solution ले रहे हैं, the lowest concentration solution. Okay, the lowest concentration solution, see, when I have put the lowest concentration solution, it has come out to be 0.22. For absorbance, the value is 0.22 for the lowest concentration solution, that is 5:5. Now we are again changing the solution to a little higher concentration, that is 6:4. 6 times water, 4 times solution. So the value is coming out to be 0.5. Next, as we increase, or we know that transmission होता तो क्या होता, concentration के साथ values decrease होती, with increasing concentration decrease होती. लेकिन remember, this is absorbance. Absorbance में value क्या होगी, concentration के साथ value increase होगी. Okay, so this is the third concentration solution, that is 7:3. बस हमने सब डाला और कुछ भी नहीं किया है, 0.31. So you can see the regular increase in the readings. The third one is over. Next we come to the fourth one. This is 8:2, the same thing. इस solution को जैसे ही डाल रहे हैं, see the readings now. It is 0.38. You can see the regular increase. 0.22, 0.25, 0.31, 0.38. Again, the last one is the highest concentration solution, that is this 9:1. This is 0.48. So we can see there is a regular increase in the concentration of the solution. एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी तुम solution बनाओ ध्यान से बनाओ. If this goes wrong and the dilution goes wrong, the calibration curve will never be correct. तो calibration curve को सही रखना है, solution preparation बहुत सही से करना है. So you take the help of the measuring cylinder. This is the best. Don't take a graduated cylinder. Graduated pipette लो, that is the best one. Graduated pipette में बहुत अच्छे से समझ में आता है. या फिर you take the help of this measuring cylinder. And now और एक चीज का ध्यान देना है, वो ये कि when you prepare potassium permanganate solution, remember for potassium permanganate solution, whom I would like to picture. She is Sushma of MSc fourth sem right now, and she is Akriti. They both have helped me to a long extent. Just hold on, girls, for some time. Welcome, Susma and Akriti, and thank you so much for the help. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.
अगेन देयर इज अ नेटवर्क इशू। आप सब बने रहेंगे, आपका ये सेशन कंटिन्यू चलेगा अभी। हेलो, हेलो। Yes, ma'am. Now your voice is audible. Okay, okay. So, should I start with the process once again? Yes, ma'am. Should I start with the process once again? Yes, ma'am. Okay, I'm starting with this first part. Okay. Uh, yes. So let's see what are the solutions those are prepared. So this is the solution of potassium permanganate that has been prepared, and these are the different dilutions of solutions which are being prepared. So So these are the different dilutions of solutions that have been prepared. तो याद रखिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य ये देखना है कि अगर सॉल्यूशन का इंटेंसिटी बढ़ता जा रहा है, इसकी तीव्रता बढ़ रही है, तो हमारे एब्जॉर्बेंस में क्या डिफरेंस आएगा। हमने यही पढ़ा है पियर लैम्बर्ट लॉ से कि अगर कलर इंक्रीज हो रहा है, कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो पियर लैम्बर्ट लॉ फॉलो होना चाहिए। कलर इंक्रीज हो रहा है तो एब्जॉर्बेंस भी इंक्रीज होना चाहिए, और अगर कलर इंक्रीज हो रहा है तो ट्रांसमिशन डिक्रीज होना चाहिए। ट्रांसमिशन डिक्रीज होगा, एब्जॉर्बेंस इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्बेंस का ऑपोजिट ट्रांसमिशन होता है। ये बहुत अच्छे से पता है हमें कि जैसे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा है। तो जब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो इट इज वेरी इजीली अंडरस्टूड कि इसमें लाइट पार्टिकल्स को रोकने के लिए बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होंगे कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पर लाइट पार्टिकल्स को रोकने के लिए नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कम होंगे, यहाँ नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। तो यहाँ से लाइट बहुत आसानी से पास हो जाएगा और एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। यहाँ पर लाइट आसानी से पास नहीं हो पाएगा क्योंकि सोल्यूट पार्टिकल्स इसे रोकेंगे। तो यहाँ एब्जॉर्बेंस ज्यादा होगी और ट्रांसमिशन कम होगी। यही चीज को प्रूव करने के लिए हमारे पास डिजिटल कलरीमीटर है और इसी के थ्रू हम ये काम कर रहे हैं, राइट। तो ये डिजिटल कलरीमीटर इज अ वेरी इजी डिवाइस, यू कैन से इट इज अ वेरी इजी डिवाइस।
वी आर डूइंग दिस, बहुत ध्यान से देखो इसे हम कैसे कर रहे हैं. आई एम वेरी सॉरी दैट आई वाज नॉट ऑडिबल. मेरा मकसद था आपको समझाने के लिए, मुझे लगा शायद आपको समझ में आ रहा होगा, बट आई डेंट अंडरस्टैंड कि आपको नहीं सुनाई पड़ रहा था. आई एम सॉरी फॉर दैट. यस, नाउ अब सबसे पहले तो ये है क्यूबिट हमारा, राइट. दिस इज द सर्कुलर क्यूबिट. इसी तरह से हमारा एक रेक्टेंगुलर क्यूबिट भी होता है. इस सर्कुलर क्यूबिट में कोई परेशानी नहीं है, कहीं से भी हैंडल कर सकते हो. बट याद ये रखना है कि जब भी तुम इसे हैंडलिंग करने के लिए क्यूबिट को कंपार्टमेंट सेल में डालते हो तो इसके सारे पोर्शन क्लीन होने चाहिए, क्योंकि लाइट इसी में से पास करेगी और इस सॉल्यूशन में से जाएगी. तो इसको बहुत क्लीन रखना है. सिर्फ हैंडलिंग जो करेंगे ऊपर और नीचे से करेंगे, ताकि अगर लाइट की हो तो भी कोई परेशानी ना हो. So what we are doing, we are simply cleaning the cell. अब सबसे पहले हम इसे distilled water fill करेंगे. क्यों distilled water fill कर रहे हैं? Remember, this is the blank solution. क्यों blank कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई भी solute particles present नहीं है, इसलिए हमने इसे blank कहा. अब इंस्ट्रूमेंट पे आ जाते हैं. When you come to the instrument, you see that we have switching on this instrument. और ऑन करने के बाद देखो यहाँ परसेंटेज टी एंड परसेंटेज एब्जॉर्बेंस लिखा हुआ है. आपकी स्लाइड ऑन करते हैं. So this is the percentage transmittance and this is the percentage absorbance. Okay. Suppose we are trying to find out the transmittance. याद रखिए ट्रांसमिटेंस अगर फाइंड कर रहे हैं तो इसे 100 बनाना होगा. ठीक है, रीडिंग को 100 बनाना होगा. तो रीडिंग को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप डिस्टिल्ड वाटर डाल दो. आपने डिस्टिल्ड वाटर डाला और यहाँ चूंकि एब्जॉर्बेंस पे है इसलिए 0.15 शो हो रहा है. हमें ट्रांसमिटेंस करना है तो कैसे करेंगे? हम इसे एक बार और ऑपरेट करेंगे. नाउ यू सेट इट टू 100. व्हाई? बिकॉज दिस इज ट्रांसमिटेंस. ट्रांसमिटेंस में डिस्टिल्ड वाटर के साथ वैल्यू 100 आनी चाहिए. ठीक है, तो हमने डिस्टिल्ड वाटर डाला है क्यूबिट में और हमने रीडिंग 100 कर ली. मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट सेट हो गया. दिस इज द सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. अब हमारा इंस्ट्रूमेंट तैयार है रीडिंग लेने के लिए. कैसे रीडिंग लेंगे? अब इस डाइल्यूट या डिस्टिल्ड वाटर को हम ड्रेन करेंगे और इसी क्यूबिट में हम सबसे लोअर कंसंट्रेशन का सोल्यूशन लेंगे. हमेशा स्टार्ट करेंगे लोअर कंसंट्रेशन से. व्हाई? बिकॉज लोअर कंसंट्रेशन का एक भी पार्ट, थोड़ा सा एक ड्रॉप भी रह जाता है, वो हायर कंसंट्रेशन को उतना अफेक्ट नहीं कर सकती जितना कि अगर हमने हायर कंसंट्रेशन लिया और उसमें अगर हमने लोअर कंसंट्रेशन, उसके बाद में हमने लोअर कंसंट्रेशन लिया. तो क्या कर रहे हैं हम? लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन लिया. अब इसे फिल करने के बाद फिर से हमने इसे वाइप ऑफ किया, थोड़ा सा क्लीन किया, क्योंकि अंदर सेल के अंदर में कभी भी पानी नहीं जाना चाहिए. तो यू हैव टू बी वेरी क्लियर. तो हमने क्या किया? इस सेल के अंदर हमने लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन लिया. याद रखिए हम ट्रांसमिशन में चेक कर रहे हैं. ट्रांसमिशन में वैल्यू को 100 में सेट करना है और उसके बाद हमने लोअर कंसंट्रेशन पे डाला. वैल्यूज ले लिया हमने 93. फर्स्ट रीडिंग इज 93. सेकेंड आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे. अब इसी को ड्रेन किया, फिर से हम चाहें तो वॉश कर सकते हैं. अगर वॉश किया वेल एंड गुड, वेरी नाइस. और अगर वॉश नहीं कर पा रहे तो लोअर से हायर पे ही जाएंगे, तो प्रॉब्लम नहीं होगी. जनरली वॉश करना ही अच्छी बात है, तो हम वॉश करके ही बता रहे हैं. और हर बार वॉश करके जब सोल्यूशन भरेंगे, रिमेंबर द सोल्यूशन शुड नॉट बी गोइंग टू द टॉप. जस्ट 1/4 पोर्शन छोड़ दीजिए, क्योंकि वो छलक सकता है और वो छलक के सोल्यूशन के कंपार्टमेंट में गिर सकता है. दैट विल बी बैड. दैट विल बी हार्मिंग द इंस्ट्रूमेंट. So you do the cleaning of this cuvette very nicely, क्योंकि यही से लाइट बीम को पास होना है. अब इसको फिर हमने उस कंपार्टमेंट सेल में डाल दिया. नाउ सी द रीडिंग इज 85. पहला वाला 93 था, अब 85 है. वाई सो? बिकॉज हम देख रहे हैं, हम ट्रांसमिशन देख रहे हैं. जैसे जैसे सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं. सोल्यूट पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो रोक रहे हैं लाइट को जाने में, इसलिए वैल्यूज कम हो रही हैं.
थर्ड पे आ जाते हैं। अगेन वी हैव टू वॉश द सोल्यूशन, वॉश द क्यूबिक। हम वॉश कर रहे हैं इसको, वॉश करके नेक्स्ट सोल्यूशन डाला हमने, अगेन 3/4 तक डालेंगे। उसके बाद अब फिर इसे वाइप ऑफ कीजिए टिश्यू पेपर से। कहीं कोई भी सोल्यूशन नहीं रहना चाहिए बाहर। उसके बाद फिर से आपने डाल दिया इसे कंपार्टमेंट में। अब देखिए 75 आया रीडिंग, तो 93, 81, 75, राइट। तो धीरे धीरे ट्रांसमिशन कम हो रहा है। दैट मीन्स सोल्यूट पार्टिकल्स से रोक रहे हैं, लाइट को जाने के लिए रोक रहे हैं। अब नेक्स्ट फिर से हमने सोल्यूशन, जिस तरह से आपने सोल्यूशन बनाया है उसी सोल्यूशन को आप उसी रेंज पे एक से के बाद एक बताते जाएंगे। नेक्स्ट वी कम टू दिस सोल्यूशन, अगेन 3/4 डालिए इसको। इसके बाद फिर वाइप ऑफ कीजिए, फिर इसे कंपार्टमेंट में डाल दीजिए। याद रखिए यहाँ पर लाइट है, उसके बाद है यहाँ पर फिल्टर, एंड देन वी हैव दिस द होल पार्ट। अब रीडिंग देखिए 65 धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। फिर से हमने रिमूव किया। अब हम फिर से वॉश करेंगे और फिर हम इसे दूसरा सोल्यूशन फिल करेंगे। दिस इज द फाइनल। हमने 5 ही कैलिब्रेशन कर्व्स के लिए लिए थे, आप चाहो तो ज्यादा ले सकते हो, इट इज अप टू यू, बट द मोर इज द कैलिब्रेशन कर्व के लिए जितने सोल्यूशन होंगे उतना ही अच्छा हमारा कैलिब्रेशन कर्व बनेगा। और कैलिब्रेशन कर्व सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब लास्ट सोल्यूशन डाला हमने फिर से द वैल्यू इज 0.52। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि 53% ऑफ द लाइट has got transmitted, 47 or 47% has got absorbed। तो इसमें इतना सारा सोलर पार्टिकल है कि इसने 47% ऑफ द लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया है और 57 को फ्लो होने दिया है। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कलरिंग, राइट। और इसी तरह से आप जब भी ध्यान दीजिए, दिस क्यूबिट्स आर वेरी कॉस्टली एक्चुअली। ये इसको बनाने में मुश्किल होती है और बहुत सारा चीज इसमें, बहुत सारे साइंटिफिक वैल्यूज एडेड हैं। ये ग्लासेस ऐसे वैसे नहीं होता, दिस कैन सस्टेन द टेम्परेचर डिफरेंस एंड हेंस yes, spectrophotometer also will be explained to you, don't worry. We shall try to explain the spectrophotometer also. Yes. So this is the way in which we can do the analysis of the color solution. ये बहुत बेसिक था जिसे आप हर बच्चे को पता होना चाहिए। You have seen, I have done in front of you, ये मैं आपके सामने की हूँ, so there is nothing magic and something like that। जो भी रीडिंग्स है, और मशीन को भी हमने कुछ सिखाया नहीं है, मशीन इज मशीन ओनली, so it is giving the result which it has to show। तो आपको करना क्या है, आपको बस ये याद रखना है कि इंस्ट्रूमेंट को ऑन करके, हाँ शुरू में इंस्ट्रूमेंट को आपको हाफ एन आवर के लिए हीटिंग में रखनी है, अदरवाइज इंस्ट्रूमेंट डजंट वर्क प्रॉपर्ली। आपको ये याद रखना है कि परसेंटेज ट्रांसमिशन लेना है तो 100 करेंगे, परसेंटेज एब्जॉर्बेंस लेना है तो सेट 0 करेंगे। सेम थिंग कैन बी डन विद एब्जॉर्बेंस। अब आ जाओ एब्जॉर्बेंस पे। जैसे ही एब्जॉर्बेंस पे करोगे, सबसे पहला काम कोई भी फंक्शन के लिए, सबसे पहला काम इंस्ट्रूमेंट को सेट करना। इंस्ट्रूमेंट सेट कब होगा, डिस्टिल्ड वाटर से होगा। क्यों इंस्ट्रूमेंट डिस्टिल्ड वाटर से सेट होगा, क्योंकि हमारे सारे सोल्यूशन डिस्टिल्ड वाटर में बंधे हैं। तो इसका जो बेस सोल्यूशन है वो डिस्टिल्ड वाटर है, इसके डिस्टिल्ड वाटर से इसे सेट करना, यही ब्लैंक बनेगा। ब्लैंक क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई सोल्यूट पार्टिकल्स नहीं है, ओनली डिस्टिल्ड वाटर है। तो जब हम डिस्टिल्ड वाटर ले रहे हैं, दिस बिकम्स अ ब्लैंक सोल्यूशन। When this becomes a blank solution, then it should give the readings of 0 and 100। अगर ट्रांसमिशन है तो 100, अगर एब्जॉर्बेंस है तो 0। तो वी आर रीडिंग द एब्जॉर्बेंस नाउ। इससे पहले हमने ट्रांसमिशन देख लिया। हमेशा चीजों को बहुत क्लियरली रखेंगे। एब्जॉर्बेंस है तो कंसंट्रेशन के साथ इंक्रीज होगा रीडिंग, और अगर ट्रांसमिशन है तो कंसंट्रेशन के साथ डिक्रीज होगा। रीजन आपको पता होना चाहिए
कि एब्जॉर्बेंस मीन्स सॉल्यूशन के फ्लूइड पार्टिकल्स लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ट्रांसमिशन मतलब जस्ट ऑपोजिट ऑफ एब्जॉर्बेंस, लाइट को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो दोनों की वैल्यूज ऑपोजिट होंगी। तो अगर मान लीजिए इन दोनों में से आपके पास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो या कलरीमीटर हो, जो भी हो, अगर मान लीजिए परसेंटेज ट्रांसमिटेंस काम कर रहा है, एब्जॉर्बेंस नहीं काम कर रहा है, कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो उस समय किसी एक को निकालिए और दूसरे के साथ दूसरे के फॉर्मूलाज में डाल दीजिए जो मैंने आपको शेयर किया है, उसमें डालकर भी आप परसेंटेज ट्रांसमिटेंस और परसेंटेज एब्जॉर्बेंस निकाल सकते हैं। तो वी आर डूइंग एब्जॉर्बेंस, दिस इज अ गुड इंस्ट्रूमेंट। ये आज हमारा बात सुन रहा है, इसलिए पूरी तरह से अच्छे से रीडिंग ले रहा है, अदरवाइज स्टूडेंट्स हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ डिफिकल्टी विद दिस। मे बी टीचर को देखकर वो सुधर गया होगा। एनीवेज, दिस इज द सेट जीरो, so we have set it to 0 1 के बीच में फ्लक्चुएशन, देखो वो सुनकर उसको थोड़ा सा घमंड आ गया, नॉट शोइंग द फ्लक्चुएशन, अदरवाइज 0 था टोटली, अब ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन शो हुआ है और ये 0.01 शो कर रहा है। अगर 0.01 शो कर रहा है फिर तो याद रखो हम 0 एरर उसको माइनस कर देंगे। अगर 0 हो गया नो प्रॉब्लम, जो रीडिंग है वही मिलेगी, लेकिन अगर 0 से कुछ और हो जाता है तो उतने वैल्यूज को माइनस कर देंगे। सेम थिंग ट्रांसमिशन के साथ है, अगर 100 की जगह कुछ और वैल्यूज आती हैं, उस वैल्यू को 100 से जितना ज्यादा है उसे माइनस कर दोगे। यहाँ पर भी वही करोगे। अब ये 0 आ गया है, मीन्स ये सही है, अब तुम्हें 0 एरर का डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है, अब तुम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करोगे। तो दिस वाज द डिस्टिल्ड वाटर, इसे कर लिया हमने, अब हम डिस्टिल्ड वाटर को हटा रहे हैं, फिर से हम सोल्यूशन पे जाएंगे। अगेन याद रखो, ये बार बार बोल रहे हैं, जब भी करेंगे लोअर से हायर पर, रीजन यू नो। तो दिस इज द लोअर सोल्यूशन। अगेन हमने 3/4 तक भरा है, कभी भी कोई भी क्यूबिक को 3/4 तक ही भरोगे। This is the 4th time I am showing, so my student Krishna has got little exhausted. I can see from her face, yes, of course, about this is she is holding her my camera, she has become my cameraman, and my calculator is Akriti, she is doing all the calibration curves and all. So behind the screen मेरे दो helpers, बहुत solid helpers हैं. Now see, this is the solution of the lowest concentration, right? So we are putting it in the compartment holder. Okay, the value is 0.04. कोई बात नहीं, जो वैल्यू आ रही है उसे लिख लो। रिमेंबर, ये सबसे लोअर कंसंट्रेशन का है, इसलिए एब्जॉर्बेंस भी कम ही होगी। क्यों? क्योंकि इसमें कम सोल्यूट पार्टिकल्स है, इसलिए एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है लाइट को, इसलिए इसके कम ही वैल्यू होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इस बार नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट इज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड वी हैव टू रैप अप फॉर द सेकंड सेशन आल्सो। So after this, what you are doing, you are taking the second solution. बस ध्यान ये देना है कि solution कहीं सैंपल ट्यूब से गिर ना जाए, बिकॉज अगर solution सैंपल ट्यूब से गिरता है तो वो सैंपल कंपार्टमेंट को खराब कर देता है, उसके बाद रीडिंग गड़बड़ आ सकती है, तो हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकता है। So have to be very careful. ये नेक्स्ट 0.04 था, अब देखो ये 0.08 आया, तो मतलब क्या हो रहा है, हम सही जा रहे हैं, हमारा सोल्यूशन भी सही बना है। और मान लो तुमने सोल्यूशन सही बनाया तो मशीन तुमसे कभी भी बदला नहीं निकालेगा, मशीन सही रीडिंग ही देगा। तो 0.04, 0.08, लेट्स सी द थर्ड सोल्यूशन। सेम वही किया हमने, थर्ड सोल्यूशन को लिया, फिर से वाइप ऑफ किया अच्छे से, अब फिर हम डाल रहे हैं से कि द वैल्यू इज 0.12, सो नाइस, इट्स सच अ नाइस सैम्पलिंग, बहुत अच्छा। आई शुड कंग्रेचुलेट सुषमा फॉर स्पेयरिंग वेरी नाइस सोल्यूशन। इधर उधर का डिफरेंस नहीं आया, देखो एकदम इक्वालिटी आ रहा है, कैलिब्रेशन बहुत अच्छा बनेगा, कैलिब्रेशन कर्व। So this is the last but one solution. So again we are wiping off. This next is we are putting, it should come 0.16, लेकिन आया 0.17, no problem, थोड़ा सा इधर उधर हो ही सकता है। अब next come to the last solution, that is the last solution. We are wiping off. Again putting it, see the value is 0.28, थोड़ा ज्यादा आ गया, आना चाहिए था ऐसे 0.20, some disturbance must have been there, no problem। ये यही हमको शो करता है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट बता दे रहा है गलत कहाँ कर रहे हैं। अगर ये सही सोल्यूशन होता तो इट वुड हैव बीन 0.20 की वैल्यू आती। यस,
क्योंकि 0.4 से शुरू किया था, 0.4, 0.8, 0.12, 0.16 एंड 0.20, यही कैलिब्रेशन कर्व होता, क्योंकि डायल्यूशन ऐसा ही था, 4 के मल्टीपल से जा रहा था। तो पहले तो तुमको पता चल जाएगा फर्स्ट वाले सोल्यूशन से कि नेक्स्ट वाले के मल्टीपल क्या होंगे। पहला अगर 0.5 आता, 0.05 आता, तो नेक्स्ट वाला 0.10 आता, लाइकवाइज। तो इन दैट केस यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या हमारा सोल्यूशन सही बना है। और अगर तुमको कैलिब्रेशन कर्व सही नहीं मिल रहा है तो प्रिपेयर योर कैलिब्रेशन कर्व स्टैंडर्ड सोल्यूशन सेकंड टाइम, लेकिन आपके रीडिंग सही आने चाहिए। तो फिर से आप वही सोल्यूशन लीजिए, नेम्स ऑफ सोल्यूशन, उससे स्टैंडर्ड सोल्यूशन बना लीजिए। बट एनीवेज वी हैव सीन कि किस तरह से एब्जॉर्बेंस वर्कआउट होता है। So this is the way where you can study the colorimeter in a proper way. तो जितना हमने थियरी में पढ़ लिया है, बियर-लैमर्ट लॉ को पढ़ा है, वो सारा लॉ यहाँ फॉलो हो रहा है। अब ध्यान दो इसका पाथ लेंथ कितना होता है। हमने पाथ लेंथ की बात की थी ना, हमने कॉन्सेंट्रेशन और पाथ लेंथ की बात की थी। कॉन्सेंट्रेशन तो हमने सोल्यूशन का देख ही लिया, कितना है कॉन्सेंट्रेशन, वो सारी चीजें देख ली। अब 0.001 नॉर्मल का हमारा कॉन्सेंट्रेशन था। पाथ लेंथ, ये जो लेंथ फॉलो होता है वो पाथ लेंथ कहलाता है। भले ही सर्कुलर है लेकिन लेंथ तो स्ट्रेट ही है, क्योंकि लाइट यहाँ से फॉल होगी और यहाँ से जाएगी, तो वो 1 सेंटीमीटर का पाथ लेंथ है। और ये पाथ लेंथ 0.1 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक हो सकता है, डिपेंड ऑन द इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट में जैसा है। इस हमारे जनरली हमारे जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं सबके पास 1 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस है। तो दिस इज द पाथ लेंथ थ्रू व्हिच द लाइट पासेस। यहाँ से लाइट फॉल हो रही है और यहाँ से निकल रही है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। ओके, तो दिस इज द पाथ लेंथ। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन हमें पता है, जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे एब्जॉर्बेंस इंक्रीज होगा, लेकिन ट्रांसमिशन डिक्रीज होगा। इसी तरह से पाथ लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होता रहेगा, एब्जॉर्बेंस विल बी इंक्रीज and transmission will be decreased. But okay, this is the part of colorimetry. I suppose that you have understood this part very nicely. मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आपने अच्छे से किया होगा। I suppose these things have been done very well. I thank one and all for listening to me. I thank my students, Sushma, Bhatta, as well as Akriti, for their valuable presence. They have made my the whole part go in a very smooth manner. हम तो बीच में बिल्कुल फंस गए थे, क्या करें, हमको नहीं कनेक्ट हो रहे हैं, this and that. These girls have come up with proper ideas. मैम मेरा हॉटस्पॉट ले लीजिए, मैम वाईफाई नहीं आ रहा है. Every suggestions have been given by these girls and I am thankful to them. And I am also thankful to the organizers that they have kept patience for me कि मैं दिखा रही थी, उन्होंने इतना मैडम ने कॉल करके मुझे बोला कि we couldn't hear you. But collaboration or proper cooperation is required to do all the things nicely. Ultimately, the final result is we could explain this experiment in the proper manner. I would like to see you in my next session where I shall be explaining you the SEM as well as the spectrophotometer. Okay, I thank you for this. Anybody having any doubts can ask me. Right? Have any doubts? Anybody of you? Thank you, ma'am. Thank you, sir. Was it helpful, sir? Yes, ma'am. बिल्कुल। तो अभी हम मैम आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं, फिर आधे घंटे के बाद जो है हमारा सेकंड से, फिर इसके बाद मैडम आप ही बता दीजिए कि कितने देर में हम शुरू करेंगे। It's up to you, Chitna madam and Jay sir. Jay sir, can we stop for some half an hour? Okay, ma'am. Is it okay? Okay. So we shall, Chitna madam, can you please unmute your phone? Yes, ma'am. Can we start at 3 o'clock? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No problem. Okay, thank you so much. Thank you, ma'am. for your patience. You kept with me. Thank you so much. Thank you, ma'am. Our next part of this session will start at 3 o'clock. अगला जो सेशन होगा वो 3 बजे स्टार्ट किया जाएगा, तो आप पुनः 3 बजे से पहले ऐड हो जाएंगे।